सन 2009 में इंदौर के एक रेस्क्यू ऑपरेशन में शूट आउट हुआ। उस शूट आउट में कई लोगों की जान गई, एक बच्ची को बचाया गया और अपराधी पकड़ा गया। 11 साल बाद उस अपराधी को सेशन कोर्ट मौत की सजा सुनाती है। 11 साल तक मृतक का परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब फैसला आया तो कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे हिंदुस्तान में एक भूचाल आ गया। प्रशासन से लेकर मीडिया तक में हंगामा मच गया। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। आज हम जो केस देखने जा रहे हैं वो भारत के सबसे मुश्किल केसेस में से एक है, जिसे सुलझाने में पुलिस को काफी दिक्कतें आई। स्टेट वर्सेस जगन कुमार, केस नंबर 5697, साल 2009। सेशन कोर्ट के अपराधी जगन कुमार को मौत की सजा सुनाई गई है। जालसाजी, विश्वासघात, बच्चों की तस्करी, मर्डर जैसे इल्जामों के अंतर्गत उन्हें यह सजा सुनाई गई है। आज यहाँ हाईकोर्ट में सेशन कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध उनकी अपील की पहली सुनवाई है। माय लॉर्ड, 12 साल पहले 24 जुलाई 2009 की सुबह नया सवेरा एनजीओ, जो कि बच्चों के हित के लिए काम करता है, उसके को डायरेक्टर और जाने माने अवार्ड विनिंग सामाजिक कार्यकर्ता मानव प्रकाश को बच्चों के ट्रैफिकिंग करने वाले एक गैंग के बारे में अज्ञात टिप मिली थी, जिसके तहत उन्हें पता चला कि देवास के विजय कॉलोनी के 45/7A घर में दूसरे प्रदेश से लाई गई कुछ बच्चियों को बंदी बना के रखा गया है। इस खबर के मिलते ही मानव ने तुरंत एक्शन लिया। चलिए इंस्पेक्टर। मानव जी, आप यहीं पे रुकिए, हम अंदर जाते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा पहला रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, इसके पहले भी मैंने किया है। आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं आऊंगा साथ में। ठीक है, तुम दोनों यहाँ से कवर करो, तुम दोनों मेरे साथ में चलो, जल्दी। दरवाजे खोलो। देखो, तुम पुलिस से बच नहीं सकते, हमें पता है अंदर बच्चों को तुमने बंद करके रखा है। भाग! भाग! निर्मम हत्याकांड में एक पत्नी ने अपना पति खो दिया। एक 8 साल का मासूम बच्चा अपने पिता के साए से अलग हो गया और एक आजाद बच्ची से उसके पिता से मिलने का मौका छीन लिया गया। एक परिवार की सारी खुशियां इस तबाही की आग में झुलस कर रह गई। अब मैं लेट मानव प्रकाश की वाइफ मिसेस अर्पिता प्रकाश को बतौर विटनेस नंबर 18 स्टैंड पर बुलाना चाहूंगा। 24 जुलाई 2009 की सुबह सिर्फ मेरे पति की जान नहीं ली गई, बल्कि कई अनाथ और अभागे बच्चों से एक बेहतर जीवन जीने का मौका भी छीन लिया गया। लेकिन अगर आज जगन कुमार को मौत की सजा हो गई तो मेरे पति को इंसाफ दिलाने की जो प्रतिज्ञा मैंने ली है वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जगन कुमार मेरे पति मानव प्रकाश की मौत के जिम्मेदार नहीं है। एक प्रतिज्ञा जिसे पूरी करने में 12 साल लग गए। इस लंबे दौर का सफर 2009 में इंदौर शहर से कुछ मीलों दूर देवास में शुरू हुआ था, जब एक रेस्क्यू मिशन के चलते प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता मानव प्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कहानी है उनकी पत्नी अर्पिता प्रकाश की, जिसने एक अरसा बीत जाने के बाद भी उम्मीद का दामन पकड़े रखा और ये लड़ाई लड़ी। इस केस की सच्चाई क्या थी? क्या जगन कुमार सच में निर्दोष था? 12 साल पहले मानव प्रकाश के साथ आखिर हुआ क्या था? साढ़े तेरी खा ले, फिर होमवर्क खत्म करके सो जा, नहीं तो बाबा आ जाएंगे। माँ तो एक ही बोल चीज, मुझे इस बार एग्जाम में फर्स्ट आना है, और बाबा जब सो जाएंगे ना तो उनके सोने के बाद मैं फिर से उठ के पढ़ाई कर लूंगी। तुम्हें चिंता करो ना, ठीक है? चॉकलेट नहीं खाना आपको? चॉकलेट?
बेटा क्या नाम है आपका? देखो आप डरो मत, ये पार्थ अंकल हैं और मेरा नाम मानव है। हम लोग आपका पूरा ख्याल रखेंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग आपके लिए एक अच्छा सा घर ढूंढेंगे, फिर आप वहाँ पे हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाना। फिर आप वहाँ पे अपने दोस्त बनाना, आपको अच्छा लगेगा, है ना? चॉकलेट अम्मा के किचु चाहिए ना। सुन, बंगाली है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ मुझे इसके बारे में पता नहीं है। काम करते उसको सुमन के चिल्ड्रन होम में भेजते हैं। वहाँ पास में गोविंद स्कूल है, उसमें एडमिशन करा देंगे। मैं ऑर्फनेज और स्कूल प्रिंसिपल दोनों से ही बात कर लेता हूँ। क्या हुआ होगा इसके साथ? इतनी छोटी सी बच्ची उस टेम्पो में कैसे पहुंची? ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस के इस ऑपरेशन में मेरे पति, जो कि एक सिविलियन थे, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई, लेकिन उनके साथ जितने भी पुलिस ऑफिसर्स गए थे उनमें से किसी एक को भी गोली नहीं लगी? वो बच्चियां जिनको ट्रैफिकिंग गैंग ने बंदी बनाकर रखा था, जिनको उस दिन उस घर से बचाया गया था, उनका क्या हुआ? वो कहाँ गई? उनका किसी भी रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। या फिर मैं ये सवाल पूछूं कि ऐसी कोई बच्चियां थी भी या नहीं? और मेरा आखिरी सवाल, वो इंसान जिसने मेरे पति को फोन करके टिप दी थी, वो कौन था? उसका क्या हुआ? पिछले 12 साल में पुलिस आज तक उसके पास नहीं पहुंच पाई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उस दिन मेरे पति के साथ उस घर में हुआ क्या था। इनके इस स्टेटमेंट को कंसिडर ना किया जाए। मैं अदालत से प्रोसिक्यूशन विटनेस 18 मिसेस अर्पिता प्रकाश को हॉस्टाइल डिक्लेयर करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। हॉस्टाइल मैं नहीं, हॉस्टाइल आपका ये अपराधी जगन कुमार है, जो पिछले 12 सालों से चुप खड़ा है। आखिर इसके चुप्पे के पीछे की वजह क्या है? ये क्यों नहीं बताता कि उस दिन उस घर में हुआ क्या था? मिस्टर मानव प्रकाश की पत्नी अर्पिता प्रकाश ने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और सोचने वाले सवाल उठाए, जिसके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अदालत सुओ मोटो लेते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच को ये केस री इन्वेस्टिगेट करने के ऑर्डर्स देती है। इस भरोसे के साथ इस केस को दोबारा नए नज़र से देखा जाए। पार्थ, अर्पिता भाभी की बात सच हुई और इसके पीछे कोई साजिश हुई तो अच्छा ही होगा। सच जो भी होगा वो सामने आ ही जाएगा। इन 12 सालों में मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाया। उस वक्त शायद मैं टाइम पे पहुंचता तो आज मानव हमारे खैर, अभी ज़रूर है हम अर्पिता भाभी को सपोर्ट करें। सच जो भी है वो सामने आ ही जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अर्पिता, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अर्पिता अगर ये ग्रांट हमें मिल गई ना, तो अपना खुद का प्राइमरी स्कूल होगा और अपने एनजीओ के सारे बच्चों से पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल मिल जाएगी। आपकी प्रेजेंटेशन है ही इतनी अच्छी। होप सो। रोहन, कब से तू वीडियो बना रहा है यार? केक का? अरे मम्मी, पापा कितने हैंडसम दिखते थे ना, मैं तो उन पर ही गई हूँ, है ना? मम्मी, इस बार पापा को इंसाफ मिलेगा और उनके असली गुनहगारों को जेल। पता नहीं तरुण, इन्वेस्टिगेशन तो फिर से शुरू हो गई है, पर ये नई टीम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी भी या आखिरकार है तो सारे पुलिस वाले ही। बेटा, एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, आखिर 12 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हारे पापा की जान चली गई? ये रख, इससे तेरा खर्च निकल जाएगा। और सुन, यहाँ बाड़ी लौट के मत आना, हाँ? भागीरथ की बस पकड़ना और अपने मासी के यहाँ चली जाना। इसमें उनका पता और फोन नंबर है। कोথায়?
बेटा पई नाम है ना आपका? आंटी ने बताया मुझे। अच्छा नाम है। आपके मम्मी पापा कहाँ पे रहते हैं? कुछ याद है आपको? अच्छा ठीक है, आप मुझे मत बताओ, आप आंटी को बता देना ताकि हम आपके मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश करें। मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन बेटा अगर आप हमें बताओगी नहीं तो फिर हम आपकी मदद कैसे करेंगे? ओके मैंने कहा ना। शांत हो जाओ बेटा, कोई बात नहीं, आपको कहीं नहीं जाना ना, हम आपको कहीं नहीं भेजेंगे। आपको यहाँ पे अच्छा लगता है, आप यहीं पे रहना, ठीक है? शांत हो जाओ। देखो बेटा, अगर आपको किसी ने चोट पहुँचाने की कोशिश की तो आप हमको बताओ, हम उसको जेल भिजवा देंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो कहीं नहीं भेजोगे ना? प्रॉमिस, हम आपको कहीं नहीं भेजेंगे। आपको यहाँ अच्छा लगता है ना, आप यहीं पे रहना। यहाँ स्कूल में हम आपका एडमिशन भी करवा रहे हैं। हाँ रितु, बोलो। अब मुझसे ऐसे नहीं रहा जाता, घुटन होने लगी है। रितु, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। मुझे पता है, मैंने ही कहा था कि मैं नहीं चाहती पार्थ को कुछ भी पता चले, लेकिन अब मैं एक दिन भी ऐसा नहीं रह सकती। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारे इस फैसले का। अब आगे का कैसे करना है? रितु, कितना टाइम लगेगा? हाँ आती हूँ, बस 2 मिनट। ठीक है। पार्थ उठ गया, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। सर, ये मानव प्रकाश मर्डर केस की फाइल सिटी पुलिस स्टेशन से आई। सेशंस कोर्ट की जजमेंट कॉपी के अकॉर्डिंग जिस बंदूक से गोली चली थी उस पर जगन के फिंगरप्रिंट्स थे। जगन का स्टेटमेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रिपोर्ट्स एविडेंस काफी स्ट्रांगली प्रेजेंट किए गए थे। उसी के बेसिस पर कन्विक्शन हुआ था। लेकिन विक्टिम की वाइफ अर्पिता प्रकाश ने इनडायरेक्टली सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई साहू और उनकी टीम पर यह इल्जाम लगाया है कि उनके पति मानव प्रकाश के मर्डर को कवर अप करने में वो लोग शामिल थे। सर, क्या आपको लगता है कि मिसेस प्रकाश जो दावा कर रही है वो सही है? क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है सर। हाँ, लेकिन कोर्ट में इस तरह इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कोई मामूली बात नहीं है। फिर तो मिसेस प्रकाश और भी बहुत कुछ जानती होंगी सर। मोहन, ये केस पुलिस की कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ है। अगर सच साबित हुआ तो मामला बहुत ही संगीन हो जाएगा। केस 12 साल पुराना है, फिजिकल एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से केस के हर एंगल को लॉजिकली स्टडी करना होगा। इस केस को न्यूट्रल पॉइंट से देखना होगा। ध्यान रहे, हमें सच का पता लगाना है, चाहे सच जिस भी साइड पर हो। सर, क्राइम ब्रांच ने ये केस टेक ओवर कर लिया था और वो अब एक नए सिरे से तहकीकात शुरू कर रहे थे। क्या अर्पिता का दृढ़ विश्वास सही था? और अगर ऐसा था तो फिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ था? हेलो, क्या ये मानव जी का नंबर है? नया सवेरा एनजीओ वाले से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी कहिए। मानव जी, इन बच्चों को बचा लीजिए। इन्हें यहाँ बंदी बनाकर रखा जा रहा है। शायद कहीं दूसरे प्रदेश से लेकर आए हैं। बच्चों को बंदी बनाया हुआ? कहाँ? कौन बोल रहे हैं आप? वो इधर देवास में विजय कॉलोनी प्लॉट नंबर 7 नंबर घर में। घनश्याम कुमार का है। अभी 3-4 घंटे में उन्हें यहाँ से कहीं और ले जाया जाएगा। उससे पहले उन्हें बचा लीजिए प्लीज। देवास से विजय कॉलोनी? लेकिन ठीक है, लेकिन आप बोल कौन रहे? अपना नाम तो बताइए। विजय कॉलोनी फ्लैट नंबर 7 है, जल्दी कहिए। हेलो हेलो हेलो, सब ठीक है ना? चेक करो। हाँ मानव, क्या हुआ इतनी सुबह?
वो सब मैं तुझे बात बताऊंगा। पार्थ देवास के विजय कॉलोनी में हाउस नंबर 7 में कुछ बच्चियों को ना बंदी बना के रखा गया है। बड़ा ट्रैफिकिंग रैकेट लगता है, मुझे टिप मिली है। तू जल्दी निकल। हाँ मैं निकलता हूँ। मैं अभी यहाँ एक दोस्त के यहाँ हूँ, मुझे आने में 1 घंटा लग जाएगा। तू विजय कॉलोनी पहुँच, मैं डायरेक्ट वहाँ पे ही आता हूँ। अच्छा ठीक है, तू डायरेक्टली पहुँच जाना, मैं निकल रहा हूँ। मानव, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। आप वहाँ जाओगे और अर्पिता, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, पुलिस होगी साथ में, और पार्थ भी आ रहा है ना। यू डोंट वरी, मेरा पहला रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है ये। हाँ इंस्पेक्टर साहब। मनोज जी, आपका फोन आने के बाद हमारी टीम ने उस घर का इन्वेस्टिगेशन किया। एक गैंगस्टर है काली नाम का, कुछ साल पहले अरेस्ट हुआ था। वो इस घनश्याम कुमार के फैमिली का दूर का रिश्तेदार है। इंस्पेक्टर साहब, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं निकल रहा हूँ। आप पहुंचिए अपनी टीम लेके वहाँ पे। ओके, फोर्स आने से पहले आप अंदर मत जाइएगा। चलो चलो। उस वक्त अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि मेरे पति वापस लौट कर नहीं आएंगे तो मैं उन्हें कभी जाने ही नहीं देती। उस दिन मेरी उनसे आखिरी बार बात हुई थी और उनके जाने के बाद ही मुझे बहुत बेचैनी सी होने लगी। मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे, लेकिन पता था कि मिशन पर गए तो वेट करते रही। करीबन 11 बजे खबर आई। मानव की मौत ने मुझे बहुत बुरे सदमे में डाल दिया था। सारा सुध-बुध खो चुके थे, कुछ होश नहीं था और पता नहीं आगे कितने टाइम तक ऐसी हालत में जीते रहते। अगर पार्थ की पत्नी ऋतु के मुंह से उस दिन वो बात नहीं सुनती तो अच्छे इंसान के साथ ही बुरा क्यों होता है? उस मिशन में सभी पुलिस वाले सही सलामत बाहर आए, किसी और को एक गोली तक नहीं लगी, पर बेचारे मानव अपनी जान गंवा दी उन्होंने। नहीं भगवान जी आखिर चाहते क्या है? अर्पिता जी, हमने मानव जी को समझाया था कि आप बाहर रहिए, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द बच्चों को मिलना था। वो सबसे आगे रहे और उनको गोली लग गई। अच्छा सर, ये बच्चे इनको कहाँ ले जाया गया? कहाँ पर है वो अभी? बाकी बच्चों को शायद ट्रैफिक कर दिया गया। सिर्फ एक बच्ची को हम रेस्क्यू कर पाए, उसे भी यही एक अनाथालय में रखा गया है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कौन से अनाथालय में वो? मैं मिलना चाहती हूँ उससे। नहीं, ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होगा और बच्ची की सेफ्टी का सवाल है। अच्छा सर, वो इन्फॉर्मर जिसने मेरे हस्बैंड को कॉल करके टिप दिया था, वो कहाँ पर है? उसका कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं। वैसे भी वो कॉल यही इंदौर के एक लोकल पीसीओ से किया गया था। इंदौर के? तो उसे कैसे पता चला कि वहाँ देवास का करंट सिचुएशन क्या है और बच्चियों को कब कहाँ ले जाया जाएगा? उसे शायद किसी ने खबर दी होगी और हमें सब तभी पता चलेगा ना जब वो हमारे हाथ लगेगा। इंस्पेक्टर साहू से बात करने के बाद मुझे शक होने लगा कि जितना बताया जा रहा है वो पूरा सच नहीं है। उनके पास मेरे किसी भी सवाल का पुख्ता जवाब नहीं होता था, कोई लीड नहीं होती थी। मेरा शक और गहरा होता गया जब वो मुझसे मिलना अवॉइड करने लगे। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपसे मिलना इसलिए अवॉइड किया क्योंकि उनके पास कोई नए जवाब नहीं थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पा रही थी और ऐसे में आपसे मिलकर वो आपको दुखी नहीं करना चाहते थे। नहीं सर, सच क्या है वो जानते हैं कि आखिर उस दिन देवास के उस घर में हुआ क्या था। वो बस मुझे बताना नहीं चाहते, इसलिए नजरें चुरा रहे हैं। आई थिंक आपको उनसे पूछताछ करनी चाहिए एंड आई रियली होप कि इस बार पुलिस इंसाफ के साथ खड़ी होगी। आप निश्चिंत रहिए, हम चार्जशीट में सच ही सबमिट करेंगे, भले ही वो सच आपके फेवर में हो या ना हो, और सच वही होगा जो असल में उस दिन हुआ था। ये देख, ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन महंगे लग रहे हैं। क्या जरूरत थी? अभी शादी में इतना तो दिए थे। हाँ बेटा, तुम भी बहुत सोचती। देखो, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे लिए ये क्या तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अच्छा, हाँ तो ले आइए। मजाक कर रही हो? हाँ, वो भी लाऊंगा, थोड़ा पास तो। ये
अगली बार हार लाऊंगा तेरे लिए। मानव प्रकाश पे गोली मैंने चलाई थी। हमारा गिरोह बच्चियों की तस्करी में शामिल था। उन बच्चियों को हम ही लोग ले गया था ताकि आगे बेच सके, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने हम पे धावा बोल दिया। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं सब सही है। मुझे अपनी सजा मंजूर है। जब तुम फांसी की सजा के लिए तैयार ही थे तो फिर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अर्जी क्यों दी? मैंने नहीं दी, मेरी पत्नी ने दिया, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। मानव की पत्नी का मानना है कि तुमने खून नहीं किया है। वो क्यों ऐसा कह रही है? सच क्या है जगन? क्या तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि मानव की पत्नी सही कह रही है तो आप उसे साबित कीजिए। पहले आप चार्जशीट तैयार कीजिए, जब चार्जशीट तैयार हो जाए तब आके मुझसे मिलिएगा। मुझे अब और कुछ नहीं कहना। जगन तो जैसे हार ही मान चुका है, पूरी तरह से गिव अप कर चुका है। या फिर हो सकता है सर कि वो गिव अप करने का नाटक कर रहा हो आपकी सिंपैथी पाने के लिए, ताकि अपनी सजा कम करवा सके। क्योंकि सर वो जानता है कि जुर्म उसी ने किया है। पिछले 12 साल में उसने अपना स्टेटमेंट कभी नहीं बदला सर। ये कभी नहीं कहा कि उसने ये नहीं किया है। इनफैक्ट सेशंस कोर्ट में भी उसने एक्सेप्ट किया था कि मानव प्रकाश पर गोली उसने चलाई। जगन कुमार और उस घर में मौजूद सभी गैंग मेंबर्स की केस फाइल स्टडी करते हैं। सर। साहू सर। बैठो बैठो। थैंक यू। साहू, तुम पर और तुम्हारी टीम पर मानव प्रकाश के मर्डर की साजिश को कवर अप करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। सच क्या है? मिसेस प्रकाश ऐसा क्यों कर रही है? सर, उन्होंने अपना पति खोया है और अपने इस दुख के लिए वो किसी ना किसी को दोषी करार कराना चाहती है और हम सामने पड़ गए। कोई और भी है जो 12 साल से सबके सामने है, दोषी करार है, जगन कुमार। और मिसेस प्रकाश के लिए तो बहुत आसान होता, बाकी सभी की तरह उसे दोषी मानकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना। हो सकता है उन्होंने मीडिया का अटेंशन और पब्लिक की सहानुभूति के लिए ये सब किया हो, जिससे उन्हें आर्थिक फायदा हो जाए। और सर, मानव जी ने हमें सामने से खुद कॉल किया था, टिप उन्हें मिली थी, हम तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए गए थे। और वो है कि खुद ही आगे बढ़कर सब कुछ करना चाहते थे, रिस्क पता होने के बावजूद। वो बच्ची का जिसे उस दिन रेस्क्यू किया गया था? सर, उसे हमने एक ऑर्फनेज में रखा था, शायद उसका क्लोज अडॉप्शन हुआ था। आप कहते हैं तो मैं उसकी डिटेल्स निकालता हूँ, लेकिन अब वो बालिग हुई होगी। लास्ट कहाँ तक ट्रैक होती है मैं पता करके आपको बता देता हूँ। वो मेरी टीम पता कर लेगी, आप बस ऑर्फनेज की डिटेल्स शेयर कर दीजिए। और अब बेफिक्र रहिए, हमारी टीम निष्पक्ष जांच करेगी। पीएसआई मोहन आपका और आपकी टीम का ऑफिशियल स्टेटमेंट ले लेंगे। एनी टाइम सर। थैंक यू। मानव, सरकार का आपके एनजीओ को पूरा सपोर्ट है और आप और आपका एनजीओ इन बच्चों के लिए जो कर रहा है, दैट इज रियली कमेंडेबल। थैंक्स। आदित्य सही कह रहा है मानव। अभी कल ही मैं आपके एनजीओ नया सवेरा के बारे में न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रही थी। वैसे अब तक कितने बच्चों को रेस्क्यू किया है आपने? लास्ट वाला केस लेके 438। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। हेलो, हाँ, इंदौर क्राइम ब्रांच मानव प्रकाश का मर्डर केस फिर से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मुझे इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम चाहिए। सर, ये पुलिस रिपोर्ट्स आ गई हैं। इसके मुताबिक घनश्याम कुमार, विष्णु कुमार, सुमित्रा देवी और जगन कुमार, ये सभी उस गैंग का हिस्सा थे। इनफैक्ट गैंगस्टर काली सुमित्रा देवी का दूर का चाचा लगता था। और पुलिस रिपोर्ट में यह भी लिखा है सर कि इस गैंग की लीडर सुमित्रा देवी थी। सर, ये केस फाइल है उन 5 गन्स की जो क्राइम सीन से बरामद हुई। इन सभी गन्स के ऊपर के लेटर का लोगो है। के मतलब काली? यस सर, ये काली का ट्रेडमार्क है। और इन गन्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट? यस। फॉरेंसिक रिपोर्ट से तो साफ है कि मानव पर गन से ही गोली चलाई गई और जगन के फिंगरप्रिंट्स भी मैच हुए थे। लेकिन इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहीं भी ये के लोगों का कोई जिक्र नहीं है। फॉरेंसिक ऑफिसर मेहुल दास, इनसे एक बार बात करके देखो। सर, सारे एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी एक बात खटक रही है कि मानव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई गई, सीधे हार्ट पर।
ऐसा कैसे हो सकता है? मानव एक सिविलियन था। पुलिस शूटआउट के दौरान एक गैंग मेंबर उसके इतने करीब कैसे आ गया कि उसने मानव पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई? अनलेस उसे शूट करना ही इस ऑपरेशन का मेन मोटिव था। सर, लगता है कि अर्पिता जी बिल्कुल सच कह रही हैं। इस फेक एनकाउंटर को मानव को मारने के लिए ही प्लान किया गया था, क्योंकि मानव की कॉल रिकॉर्ड्स की स्टडी नहीं की गई थी। उसका कहीं जिक्र ही नहीं है फाइल में। मानव एक सामाजिक कार्यकर्ता था। पॉसिबल है कि बहुत लोगों को उससे प्रॉब्लम रही होगी। मैडम, आपको नहीं पता, घनश्याम कुमार और उसका पूरा परिवार मिलकर एक गैंग चलाते थे। अभी 1 महीना पहले घर में पुलिस वालों ने धावा बोला, पूरा परिवार गोलीबारी में मारा गया। वैसे आप उनको कैसे जानती हैं? वो मेरे पिताजी के गांव से ही हैं। यकीन नहीं होता कि गैंग चलाते थे। मतलब दिखने में कितने सीधे साधे लगते थे वो लोग। अच्छा, इनके घर में कोई और है? अभी 1 महीना पहले घर में शादी हुई। शादी? तो वो लड़की वो कहाँ है अभी? बेचारी अपने मायके में होगी। जी, मैं मानव प्रकाश की पत्नी अर्पिता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। पारुल, पारुल, लेकिन मेरी बात तो सुनो एक बार। पारुल, 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 एक बार मेरी बात सुनो। पारुल, 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 एक मिनट मेरी बात तो सुनो। पारुल, पारुल, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। पारुल, पारुल, सुनो ना। एक तुम ही हो, मुझे सच बता सकती हो। नहीं जानती मैं कुछ। नहीं थी मैं उस दिन वहाँ पर। मैं यहाँ अपनी माँ के घर पर थी। पारुल, लेकिन पुलिस जो बोल रही है, क्या वो सच है? मेरी तरफ देखिए, मैं पेट से हूँ। सच बोलिए, क्या मेरा होने वाले बच्चे का बाप एक अपराधी है? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप रोइए मत, आपकी रिहाई मैं करवाऊंगी। नहीं पारुल, मैं नहीं किया है। तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। तुम अपनी जिंदगी जियो, आगे बढ़ो। पारुल जी, आपके बच्चे के मरने का बहुत दुख है। अगर आप आगे कुछ और नहीं खोना चाहती तो अपना मुंह बंद ही रखना। कौन बोल रहा है? तुम्हारा पति मेरे लिए काम करता है। अगर गलती से भी मेरा नाम आया ना, तो याद रखना, खून जेल में भी होते हैं। हेलो, हेलो। एक पत्नी जिसने अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था का विरोध कर दिया, और दूसरी जिसने अपने पति का जीवन बचाने के लिए अपने मूल्यों का त्याग कर दिया। एक गर्भवती अवस्था में विधवा हो गई और दूसरी ने अपने पति के जीवित रहते हुए भी 12 सालों तक विधवा जीवन व्यतीत किया। क्या इस केस का सच कभी सामने आ पाएगा, या फिर सच सामने ही था लेकिन सबकी आंखों से ओझल था? कम ऑन मानव, बोलो ना कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूँ, निकलो यहाँ से। स्वाति ठाकुर, आदित्य ठाकुर की पत्नी, क्या वो मानव को पसंद करती थी? सिर्फ पसंद, वो मानव से ऑब्सेस थी। उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आदित्य ठाकुर को ये सब पता था? सर, श्योरिटी के साथ तो नहीं बता सकता, पर मुझे लगता है कि उसे इस बात का अंदाजा था, क्योंकि एक टाइम के बाद उसने हमारे एनजीओ को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। इनफैक्ट उसी की वजह से हमारे एनजीओ को मिलने वाली ग्रांट भी कैंसिल हो गई थी। और जी, क्या आपको लगता है कि मानव के मर्डर में आदित्य का हाथ होगा? सर, ये तो मुझे नहीं पता, पर आदित्य ठाकुर उस वक्त भी बहुत पावरफुल था, और ये सब करवाने के लिए उसके पास ताकत और साधन दोनों ही थे। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। अजय सर,
आपको इंटरनेशनल पैकेजेस के बारे में कुछ डिस्कस करना था ना? अरे काम की बात तो होती रहेगी। काम में सक्सेस पाने के लिए कलीग को करीब से जानना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कौन सा फ्लेवर ज्यादा पसंद है, वनीला या चॉकलेट? क्या? अरे मैं तो आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा? सर मुझे देर हो रही है, अगर कुछ काम नहीं है तो मैं निकलती हूँ। मानव ये गलत कर रहे हो, तुम मुझे झूठे केस में फंसा रहे हो। अजय जी, मैं आपकी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। आप कई सालों से अकाउंट्स में घपला कर रहे हो। मैंने तो बस आईटी वालों को इन्फॉर्म किया है। क्या गलत किया मैंने? लेकिन तुम्हारा रीतू से क्या मतलब है? क्या तुम इसके पति हो? दोस्त, और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कोई मेरे दोस्त को इस तरह से हैरेस करे। और एक फीमेल को सेक्सुअली हैरेस करने के लिए आपको सजा मिलनी चाहिए। टैक्स फ्रॉड में कम से कम 6 महीने के लिए अंदर जाओगे आप, याद रखना। चल रीतू। मेहुल जी, मानव प्रकाश के इस मर्डर केस में आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे। ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि इस फाइल में होनी चाहिए जो मेंशन नहीं है? आज भी ये केस मुझे बहुत अच्छे से याद है। देखिए, इस केस में बहुत बड़ा लूपहोल था, क्योंकि क्राइम सीन से जो 5 गन्स बरामद की गई थी, उनमें से 3 गन्स को जंग लगा हुआ था, मतलब कि उससे फायर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात तो इस फाइल में मेंशन नहीं है। मेरे रिपोर्ट में तो यही था। अब शायद आपके पास कोई अलग रिपोर्ट आ गई हो। वैसे मुझे कभी स्टेटमेंट के लिए भी नहीं बुलाया गया था। हाँ, अगर विक्टिम की बीवी ने कोर्ट में नहीं बोला होता तो शायद ये बात कभी पता ही नहीं चलती। मम्मी, आज फ्राइडे है ना, तो पापा की कौन सी वीडियो देखें? बर्थडे वाली या पिकनिक वाली? साची, आज ना हम पिकनिक वाली वीडियो देखते हैं। हाँ। मम्मी, जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करो, फिर हम पापा की वीडियो देखते हैं। तुमसे मैंने इतनी बार पूछा, तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा। अब 12 साल बाद आ रही हो। मेरे पति को बचा लीजिए दीदी। मैं इतने बरस सिर्फ इसलिए चुप रही थी क्योंकि मुझे लगा था उनकी जान पर खतरा है। मैंने सोचा था कुछ बरस जेल में रहेंगे फिर बाहर निकल आएंगे, लेकिन उन्हें तो फांसी की सजा सुना दी गई। दीदी, अब उन्हें फांसी हो जाएगी। नहीं पारुल, तुम टेंशन मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो, जगन की सजा के खिलाफ हमें हाई कोर्ट में अर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें जगन को मनाना पड़ेगा। दीदी, अगर मैंने सच बोला फिर से उनकी जान पर आ पड़ी तो? पारुल, अब भी अगर नहीं बोलोगी तो वो कंफर्म जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि फांसी की सजा तो उसे मिली गई है। सर, जगन ने अपने कन्फेशन में 5 बच्चियों के नाम लिए थे। कांता सहीमा 13 साल की पीलीभीत से, ईरा मिश्रा 11 साल की अमरोहा से और रश्मि वर्मा 10 साल की। इनमें से रश्मि वर्मा ही रेस्क्यू हुई थी ना? जी सर। अब वो कहाँ है? मैंने उसे ट्रैक किया था सर। रेस्क्यू करने के बाद उसे यहीं इंदौर के एक चाइल्ड होम सनशाइन में रखा गया था, लेकिन 2 साल पहले वहाँ आग लग गई, इसलिए सारे पेपर जलकर खाक हो गए। हमें केस फाइल नहीं मिली। हाँ, मेरी वहाँ के वार्डन बीना मिश्रा से बात हुई। उसने बताया कि रश्मि का क्लोज्ड एडॉप्शन किया गया था। हाँ, लेकिन बीना को उसके एडॉप्टर का नाम पता है, कमलेश जैन और गीता जैन। उसने जो एड्रेस हमें बताया जब हम वहाँ गए, तो वो कपल अब वहाँ नहीं रहता। तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि इस वक्त रश्मि वर्मा कहाँ है? नहीं सर, लेकिन मैंने फोटो सर्कुलेट कर दिया है। आई होप कि कुछ पता चल जाए। मानव के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? यस सर, ये एक नंबर मिला है सर। मानव के मर्डर के ठीक 3 महीने पहले इस नंबर पे काफी बातें होनी शुरू हो गई थी। किसका नंबर था ये? मानव के पार्टनर पार्थ जाधव की बीवी ऋतु जाधव का। मानव ही क्यों? अगर आपको कोई हैरेस कर रहा था तो आपने अपने पति पार्थ को क्यों नहीं बताया? सर, पार्थ मुझे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। अगर उन्हें इस बात की जरा से भी भनक लगती कि मेरे साथ ऑफिस में कुछ गलत हुआ है, तो वो मुझे दोबारा काम करने ही नहीं देते। उस वक्त मेरा जॉब करना बहुत ज्यादा जरूरी था। पार्थ एनजीओ में काम करते थे और कमाई भी इतनी कुछ खास नहीं होती थी, और मेरे साथ ये सब हुआ ये सुनकर पार्थ एनजीओ की जॉब छोड़कर कोई दूसरी नौकरी करने लगते, जो मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने मानव की मदद ली थी। और अर्पिता जी, उन्हें सबके बारे में पता था? उन्हें बहुत बाद में पता चला था। सर, काली की रैपशीट चेक की सर। 2006 तक वो गन का बिजनेस किया करता था। 2006 में यहीं इंदौर के उसके अड्डे पर छापा पड़ा था। पुलिस ने सारा असला जब्त किया था। एविडेंस लॉकर में सब जमा किया गया था। सर, वो
भोपाल के कपल का लीड मिला है। वो लोग भोपाल से शिफ्ट होकर उज्जैन चले गए थे। लेकिन सर ये कपल कमलेश जैन और गीता जैन ट्रैफिकर है। ट्रैफिकर? हाँ सर, 8 साल पहले अरेस्ट हुए थे और ये लोग ऐसे फेक एडॉप्शन भी करते हैं और आगे जाके बच्चों को बेच देते हैं। अभी फिलहाल बेल पर बाहर है, लेकिन मियाँ बीवी दोनों फरार हैं। तो क्या ये बच्ची रश्मि दोबारा ट्रैफिक हुई थी? हो सकता है सर। एक काम करो राना, अपने नेटवर्क से पता करो कि इस कपल ने कितने बच्चों को कहाँ कहाँ ट्रैफिक किया है, और जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं या फिर जितने ट्रैफिकर्स जेल में हैं उन सबसे खबर निकालो। यस सर। मोहन सर। क्राइम सीन के फोटोग्राफ। सर। घनश्याम की पोजीशन वहां थी, विष्णु यहां, सुमित्रा इस तरफ और जगन की पोजीशन वहां पे तख्त के पास थी। चारों के हाथों में गन्स थी और चारों ने सामने की ओर पॉइंट किया हुआ था। और मानव की डेड बॉडी, तुम दोनों घनश्याम और विष्णु की जगह पे आ जाओ। मोहन, तुम मानव की डेड बॉडी की जगह पर जाओ। अब तुम दोनों अपनी जगह से मानव की डेड बॉडी के पॉइंट तक स्टेप काउंट करो। सर 10। 11। तुम सुमित्रा के पॉइंट तक और तुम जगन के पॉइंट तक स्टेप काउंट करो। 9 कदम सर। 8 कदम सर। यानी कि इन चारों में से कोई भी मानव के इतने करीब नहीं था कि उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार सकता। मोहन सर, तुम इसी पोजीशन में लेट जाओ, अपने पैरों को दरवाजे की तरफ एंगल कर लो। यस, और अब इसी एंगल में सीधे खड़े हो जाओ। अगर इन चारों में से किसी ने मानव पर गोली चलाई होती तो गोली मानव की पीठ या उसके कंधे पर लगती, लेकिन मानव को गोली यहां उसके हार्ट में लगी थी और गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई थी। यानी कि गोली इस तरफ से चलाई गई थी। इसका मतलब है गोली चलाने वाला घर के अंदर नहीं, घर के बाहर था। इसका मतलब है सर कि मानव पर गोली किसी और ने चलाई है। यस, मानव का मर्डर पुलिस शूटआउट में हुआ ही नहीं। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। यहां पर कोई रेस्क्यू मिशन नहीं हुआ था। ये एक प्लान सामूहिक हत्याकांड था, मैसेकर, फेक एनकाउंटर। ठीक से गिनना घाव, अगर गलती से भी मुंह खोला ना तो इससे दुगने घाव दूंगा। तुझे नहीं, तेरी बीवी की ऐसी हालत कर दूंगा ना मैं कि मौत के लिए तरसेगी वो। सीधे सीधे कबूल कर ले, ये जुर्म तूने किया है। हमारे पास एविडेंस है तुम्हारे खिलाफ। ज्यादा हल्ला मचाएगा ना तो भी तुझे जेल होगी। हाँ, अगर कबूल करेगा ना तो तेरी सजा में कम कर दूंगा। उस दिन वहां पर क्रॉस फायरिंग हुई नहीं थी, सिर्फ एक तरफ से फायर हुआ था। तुम बताओ कि सच क्या है, उस दिन वहां पर क्या हुआ था और तुम इतने सालों तक चुप क्यों रहे? पुलिस। क्या सब, क्या चाहिए? हफ्ता? तुम्हारा नाम रश्मि वर्मा है, जिसे 24 जुलाई 2009 को देवास के विजय कॉलोनी से रेस्क्यू किया गया था और बाद में इंदौर के एक चाइल्ड होम से कमलेश जैन और गीता जैन ने अडॉप्ट किया था। नहीं, अभी नहीं। क्या हो जाएगा? अब सुबह की चाय पारुल नहीं बना के तू चाय नहीं पिएगा? समझा दीजिए पिताजी, जब से शादी हुई मजाक ही उड़ाता रहता है मेरा। दरवाजा खोलो, देखो तुम पुलिस से बच नहीं सकते।
हमें पता है अंदर बच्चों को तुमने बंद करके रखा है। देखो अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना मुझे सख्ती करनी होगी। पापा पुलिस आ गई। बोलो बैठ, बैठ। लगता है हमें गलत टिप मिल गई। माफ करना, गलतफहमी हो गई हमें। हम जाते। एक ही झटके में पूरा परिवार समाप्त हो गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मानव प्रकाश पर गोली किसने चलाई? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं हमारी अगली विटनेस को बुलाना चाहूंगा। ये वो बच्ची है जिसे 12 साल पहले विजय कॉलोनी के हाउस नंबर 45/7A से रेस्क्यू किया गया था। कोर्ट को बताइए कि 12 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था। मुझे विजय कॉलोनी लाया गया था। मैं इनको पहचानती भी नहीं। जब मुझे उस घर से लेके आए तो भोपाल के एक आदमी को मुझे बेच दिया गया था। उसी दलदल में मैं फंस गई थी जहां से मैं बच निकली थी। मेरा नाम रश्मि वर्मा नहीं है, मेरा नाम परी है। मानव भैया ने मुझे नई जिंदगी दी थी। मेरी जिंदगी सुधरने वाली थी, लेकिन उससे पहले उन्हें मार दिया गया। आपको जगन कुमार के घर कौन लाया था? एनजीओ से तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? मानव अंकल? लगता है हमें गलत टिप मिल गई। हम जाते। हमारे पास इन दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो ये प्रूव करेंगे कि मर्डर के 15 दिन पहले तक ये दोनों लगातार आपस में बात कर रहे थे। और साथ ही इसमें पार्थ यादव की लोकेशन डिटेल्स भी है जो ये प्रूव करेगी कि मर्डर के वक्त मिस्टर जाधव देवास में ही थे। क्यों किया तुमने ऐसा? नया सवेरा एनजीओ की आड़ में रेस्क्यू के बच्चों को ट्रैफिक कर रहा था और साहू मेरी मदद करता था। मुझे परी के लिए एक बहुत अच्छी डील मिली थी। और मानो मसीहा बनने के चक्कर में बार बार उससे मिलने जाता था। अगर मैं परी को बेच देता तो उसे भनक लग जाती और फिर वो शांत नहीं रहता। मैं डर गया। मैं नहीं चाहता था कि उसको पता चले। मैंने साहू की मदद लेके उसको मारने का प्लान बनाया। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पार्थ यादव, इंस्पेक्टर साहू और इसमें शामिल पुलिस फोर्स ने जानबूझकर मानव प्रकाश को ट्रैप करने और मारने के इरादे से उस दिन उस घर में बुलाया। इतना ही नहीं, इस साजिश को अंजाम देने के लिए मानव के साथ साथ पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी और एक निर्दोष आदमी को 12 साल के लिए जेल में रहना पड़ा। ये अदालत सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। परी के रिहैबिलिटेशन का जिम्मा ये कोर्ट उठाती है। अगर परी चाहे तो अपने देश वापस जा सकती है। साथ ही ये कोर्ट जगन कुमार से माफी मांगती है। निर्दोष होने के बावजूद उन्हें 12 साल जेल में कैद में रहना पड़ा। लिहाजा ये कोर्ट जगन कुमार को बाइज्जत बरी करती है। साल अत्यंत पीड़ा, निराशा और कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार निर्दोष जगन कुमार को 12 साल बाद रिहाई मिली। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो जेल में बंद हैं और कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहू और पार्थ जैसे लोग हमारे समाज में बुराई और भ्रष्टाचार का प्रतीक है, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने देश में जितने आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, उनमें से तहकीकात पूरी करके अपराधियों को सजा मिलने का प्रतिशत बहुत कम है। वजह सबूत का ना होना, शातिर क्रिमिनल्स द्वारा क्राइम सीन को डिस्टॉर्ट करना, एन मौके पे गवाहों का मुकर जाना, इसी वजह से
उन अपराधों से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। पर एक बात और है जो इससे भी बुरी है, आपराधिक मामले का दर्ज ना होना। जी हाँ, ऐसे कई सारे अपराध हैं जो दर्ज ना होने के कारण ना उनकी तहकीकात होती है और ना ही अपराधी को सजा मिलती है। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। एक बिना दर्ज हुए संगीन अपराध की पुलिस ने तहकीकात भी की और अपराधी को पकड़ भी लिया। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल के स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। सादगी, सच्चाई और समर्पण से रिश्ते मजबूत होते हैं और परिवार सकुशल रहता है। पर यही सादगी, सच्चाई और समर्पण से परिवार में बवंडर उठने लगे तो, अपराध और मौत का सिलसिला शुरू हो जाए तो यकीन नहीं होता ना। सच्ची घटना पर आधारित आज की इस हैरत अंगेज कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाय फ्रेंड्स। हाय हाय, मैं आपका अरुण। बैठ जा भाई, बैठ जा। हाँ, आराम से। कुर्सी का तो सब लफड़ा चल रहा है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने फाइनली मुझे बुलाया है आपका टाइम पास और मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो देखिए, तालियां तो दोनों हाथ से बजती हैं। आप लोगों को भी हंसने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों, मैंने एक एनालॉजी बनाई है जिसमें औरत और मर्द को अगर प्लैनेट्स की उपमा दी जाए तो औरत क्या है? औरत है पृथ्वी, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, सबको जीवन देने वाली। और मर्द ही है ना? हाँ, और मर्द इज लाइक मार्स, हमेशा अजम्पशन में रहता है, खोया ही खोया रहता है। पानी हो सकता है, जीवन हो सकता है, जिंदगी हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से नहीं, ये मेरा अपना ही दृष्टिकोण है। तो फाइनली सच ये है कि रिस्पेक्ट वुमेन। अगर औरत नहीं तो कुछ भी नहीं। एक जोरदार तालियां तमाम औरतों के लिए। अरे आप? यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपका हालचाल पूछता चलो। आइए ना। बैठिए। चाय पियेंगे आप? हाँ बिल्कुल। जी, मैं अभी बना के लेके आई। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। फिर से चाय की पत्ती खत्म हो गई? अब मैं बस लेके ही आ रही हूँ। डोंट वरी, चाय की पत्ती के अलावा घर का कुछ जरूरी सामान भी लेके आया। अरे इन सब की क्या जरूरत थी? देखिए, मैं जानता हूँ किशोर के जाने के बाद आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं। जिसके लिए घर बार सजाया था, अब वो ही नहीं रहा तो। आपका मूड ठीक करने के लिए मास्टर शेफ आज आपके लिए चाय बनाएगा। अरे आप बस देखते जाओ। लेकिन आप? ट्रिप के लिए जा रहे हो, संभल कर रहना और अपनी टीचर की बात सुनना। अकेले कहीं मत जाना तुम लोग। ओके ओके, ठीक है मम्मा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है। चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी। यस, आप आ रहे हैं क्या हमें स्कूल तक छोड़ने? चलो चलो, आ जाओ। दादी के पैर छुओ। दादी खुश रहो, संभाल के जाना और खूब एंजॉय करना। तुम लोग रेडी भी हो गया इतनी जल्दी? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एंजॉय योर डे। चलो चलो जल्दी। बाय बाय। ये पार्टी आपने मुझे नौकरी मिली है इस खुशी में दी है ना? तो बिल भी मैं ही दूंगी। ये नहीं हो सकता, बिल तो मैं ही दूंगा।
ये ठीक नहीं है। आपने अपने कॉन्टेक्ट यूज करके मुझे नौकरी दिलवाई, मेरे इतने टफ टाइम में मुझे हौसला दिया, कॉन्फिडेंस बढ़ाया और हमेशा मेरा ख्याल रखा। तो कम से कम मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। आज से तुम, सॉरी मेरा कहने का मतलब है आप, मैंने आपके लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए आप बार बार मुझे थैंक्स नहीं बोलेंगे। तो फिर मेरी भी एक शर्त है। फरमाइए। अब से आप मुझे आप नहीं तुम कह के बुलाएंगे। तुम भी मुझे अब से तुम ही कहोगे। सोनी, अरे क्या हो गया तुझे? ठीक तो है ना तू? दीदी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हंसते हंसते अब आपके पेट में दर्द होने वाला है, क्योंकि मैं मिलवाने वाला हूं इस कैफे के मैनेजर और मेरी वाइफ कम एजेंट मिस्टर विमल से। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, इसने एक प्रोग्राम क्या दिला दिया, मुझ पे ही रुबाब दिखाता है और पैसे भी मुझसे लेता है पत्नी की तरह। देखिए पत्नी क्या करती है, पैसे लेती है लेकिन ख्याल रखती है, खिलाती है, पिलाती है, प्यार करती है, रोमांस करती है, लेकिन मैं इसके साथ रोमांस कैसे करूं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका नाम देखिए क्या है, विमल, जो कि एक नर का भी हो सकता है और नारी का भी। क्यों विमल, मैंने सही कहा ना? तो दोस्तों कल मैं फिर मिलूंगा अपनी इसी पत्नी के साथ आपसे। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? बस माँ वो परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, आप प्रसाद दीजिए। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ काम के कागजात है माँ। अरे दादा, आज तो आपको छुट्टी है ना? हाँ, लेकिन एक ज़रूरी काम याद आ गया, इसीलिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा माँ, जाता हूँ। बेटा जाता हूँ नहीं, बोलो आता हूँ। आता हूँ माँ। सुनी, बिना चाय पिए चले गए। अरे भाभी, दादा चले गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। और आपने इतने प्यार से चाय बनाई है, वो वेस्ट थोड़ी होने दूंगा। दीजिए। बहू, अरुण की कुछ खबर? सुबह से निकला है, कुछ खाया पिया भी होगा कि नहीं? और बच्चे पिकनिक पे गए हैं, उनकी कोई खबर? बच्चे ट्रिप में मौज कर रहे हैं, बहुत खुश है वो लोग। मेरी फोन पे बात हुई थी, पर अरुण की। हाँ ठीक है, आपको जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत कॉल करो। ओके बाय। अरुण की कोई खबर? नहीं माँ, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। मैंने सबसे पूछ लिया, समझ में नहीं आ रहा, अपना फोन बंद करके बिना किसी को पता है कहाँ चले गए हैं। एक हंसता खेलता परिवार छोटी छोटी खुशियों को बटोरते अपनी जिंदगी गुजारता है। अरुण का परिवार भी कोई अपवाद नहीं था। सब कुछ ठीक ही लग रहा था कि अचानक अरुण के गायब होने से पूरा परिवार परेशान हो गया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ और अब आगे क्या करें। अरुण पे ऐसी क्या बीत रही होगी कि उसे घर बार छोड़ के जाना पड़ा। वो खुद ही कहीं चला गया था या उसके साथ कोई हादसा हुआ था। अनहोनी के संदेह से परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। 24 घंटों तक इंतजार करने के बाद भी जब अरुण नहीं लौटा तो परिवार पुलिस से मदद मांगने पहुंच गया। कल सुबह से मेरा बेटा कहीं चला गया है, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। आप लोगों ने ऑफिस वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछताछ की? सबसे पूछा सर। फिरौती का कोई फोन आया था? नहीं सर। बाहर वालों से किसी के साथ झगड़ा, किसी ने धमकी दी हो? हाँ सर, एक बार दादा ने उनके मैनेजर बिमल पे जोक बनाए थे। लोगों को तो बहुत मजा आया था, लेकिन बिमल बहुत भड़क गया था। पहले ही पहुंच जाते तो अच्छा रहता। हाँ। मजाक उड़ा था मेरा कमीने। बिमल मेरी बात सुन, तूने मुझे वहाँ सबको हंसाने के लिए तो बुलाया था, मैं बस अपना काम कर रहा था, लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। देख, दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, जो हुआ उसे भूल जा। अबे सबके सामने इंसल्ट करता और इधर अकेले में सॉरी बोलता। अरे छोड़ो यार, इनको क्या कर रहे हो आप? तूने मेरा इंसल्ट किया ना, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये छोड़ ना। सर ये बिमल बहुत टेढ़ा आदमी है, कब किसके साथ क्या कर बैठे कुछ कह नहीं सकते। बिमल के अलावा और किसी पे शक है आपको? नहीं सर। ठीक है, हम अरुण को ढूंढने की कोशिश करते, आप जाइए सर। इस बिमल की हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाला,
अरुण की और बिमल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, उनकी लास्ट लोकेशन मैच करके देखा, और हाँ, अरुण के बैंक डिटेल्स भी निकालो। हो सकता है ये पैसे वगैरह का मामला। ये घर में ही थी या कहीं बाहर गई थी? घर पर ही थी, पर इसका पेट दर्द से क्या संबंध? डॉक्टर, क्या हुआ? कोई सीरियस बात है क्या? शोनी प्रेग्नेंट है। सर, अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया। अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अरुण और जैस्मिन के बीच दिन में कम से कम 5 से 6 बार बात होती थी, और बातें बहुत लंबे लंबे होती थी सर। ये जैस्मिन कौन? सर, अरुण के दोस्त की वाइफ। कुछ ही महीनों पहले उसके दोस्त की मौत हो गई, और अगले ही हफ्ते से उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई थी सर। अरुण के बैंक डिटेल्स आए? हाँ सर, ये देखिए। लेकिन बैंक स्टेटमेंट से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है सर। जैस्मिन से मिलते हैं सब। जी। आप जैस्मिन? जी। आपको तो पता ही है कि अरुण लापता। कुछ आइडिया हो कहाँ हो? नहीं सर। फोन पे बातचीत होती थी आप लोगों की? नहीं सर, सिर्फ 1-2 बार ही हुई होगी। और पैसों का लेन देन? मैं उनसे पैसे क्यों लूंगी सर? यह है अरुण के कॉल रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक दिन में 5-6 बार आप लोगों की बातचीत होती थी, और ये है उसके बैंक स्टेटमेंट्स। इसके मुताबिक काफी पैसे ट्रांसफर किए उसने आपको। अब आप सीधे सीधे बताएंगे या पुलिस स्टेशन चल के बताएंगे? बताती हूँ सर। एक्चुअली अरुण मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पति के चले जाने के बाद उन्होंने मेरी बहुत मदद की। पैसों से ही नहीं, मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया, और उनकी ये मदद मैं कभी भूल नहीं सकती। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, और न जाने कब एक दूसरे से प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था सर, और एक दिन। इस वक्त कौन आया हुआ है? मैं देखती हूँ। हाँ? अरे कहाँ जा रही हो? ये क्या चल रहा है यार? और तुम? इनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है, इनके बारे में सोचना भी नहीं। उसके बाद अरुण का यहाँ आना 2 महीनों के लिए बंद हो गया। मैंने भी उसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन कितने दिनों बाद आए हो? कैसे है? नहीं, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। तुम भी तो धोखेबाज हो सकती हो शीतल की तरह। जैसे उसने मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी, आधी जिंदगी तुम बर्बाद करोगी। क्या हुआ है अरुण? क्यों इतने परेशान हो? अरुण और शीतल के बीच में कुछ तो हुआ था, जिससे वो बहुत परेशान रहने लगे थे। मैंने इसे जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और कभी इस बारे में बात भी नहीं की। वो हर वक्त उदास रहने लगे, हर वक्त परेशान रहा करते थे, और मुझसे जब रहा नहीं गया तो मैंने जिद करके उनसे आखिर पूछ ही लिया। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो बात बताने से अच्छा है कि वो मर जाए। और उसके बाद मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे उस बारे में कभी बात करूं। लेकिन सर, वो जो भी बात थी वो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। भरा पूरा परिवार था हमारा। तीज त्योहार, खाना पीना, दोस्त रिश्तेदार, हंसी ठहाका। फिर अचानक सब बदल गया। शीतल और अरुण के बीच में पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगे। उनके बीच में झगड़े होने लगे। मैंने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन झगड़े की जो वजह थी मुझे नहीं पता चली। और फिर बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन शीतल अच्छी बहू है, समझदार पत्नी है, प्यारी माँ है, हमारे परिवार की नाक है। उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, पर
उस दिन के हादसे के बाद हम सब हैरान हैं। अरुण और आपके बीच में किस बात की वजह से टेंशन था? हर पति पत्नी में जितना टेंशन होता है बस उतना ही, और कुछ नहीं। देखिए, मैं मानता हूँ हर पति पत्नी में झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते कि खून बहने लगे, जो अरुण के सर से बह रहा था। जैस्मिन को जानती हैं? कहीं वही तो वजह नहीं आप दोनों के झगड़े की? कुछ दिनों से अरुण का बर्ताव कुछ अजीब सा चल रहा था। अरे क्या बात है भाभी, बहुत अच्छे लग रहे हो इस साड़ी में। हरी के छोटे भाई की शादी में जा रहे हैं, इसलिए ये साड़ी पहनी। वहाँ पे आपको देख के लोग बेहोश ही हो जाएंगे। और तुम? चले? तुम आओ जरा, कुछ बात करनी है। एक मिठाई। ये कैसा ब्लाउज पहना हुआ है तुमने? विदाउट स्लीव्स है, मुझ पर बहुत जच रहा है ना। नहीं, चेंज करो इसे अभी। मेरा कहने का मतलब है कोई सादा सा पहन लो, लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज पहन लो। पहले अरुण को मेरी हर एक बात बहुत अच्छी लगती थी, फिर उसे धीरे धीरे मेरी बात उसे खटकने लगी। वजह? पता नहीं। कहीं अरुण को आप पर शक तो नहीं था? पता नहीं सा। शीतल के बिहेवियर से तो लग रहा है जैसे अरुण को उस पर शक था। हो सकता है अरुण की गुमशुदगी में शीतल का हाथ हो। ये भी हो सकता है कि शीतल का कोई अफेयर चल रहा, लेकिन किससे? क्या लगता है सर? अखिल से? हो सकता है। अगर शीतल और अखिल का अफेयर चल रहा था तो कॉल रिकॉर्ड से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों साथ में रहते थे। पड़ोसियों से पता करो। अगर वाकई में दोनों का अफेयर चल रहा था तो एक पुख्ता वजह हो सकती है जहां पर दोनों ने मिलकर अरुण को गायब किया। सोनी, तुम कुछ तो याद होगा ना? तुम किससे मिली थी? किसी ने कुछ खिलाया था या किसी ने कुछ किया तुम्हारे साथ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा दीदी। पेट में अचानक से दर्द होता है, बहुत भूख लगती है बार बार। क्या हुआ है दीदी मुझे? दीदी कल मैं स्कूल जाऊंगी ना? हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। चल चल। शरीर पे कोई चोट के निशान या घाव ऐसा कुछ भी नहीं है? मतलब जिसने भी किया है बड़ी सावधानी और चालाकी से किया। इस बिमल को ढूंढो, वही एक सस्पेक्ट है। पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा था और उनकी फैमिली को खबर कर दी। सब सर, बिमल का पता चल गया। कहाँ पर है? एक लॉज में छिपा बैठा है। लेकर आओ। तूने ही अरुण को मारा ना? मैंने अरुण को नहीं मारा सर। उसने तेरा मजाक उड़ाया था, तूने उस पर हाथ उठाया और मौका मिलते ही तूने उसका मर्डर भी कर दिया। मैं उस झगड़े को कब का भूल गया हूँ सर। तो फिर शहर छोड़ के क्यों भागा था? लॉज में क्यों छुपा हुआ था? सर, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ। साहूकार मुझे ढूंढ रहे थे, इसलिए घर छोड़ के यहाँ लॉज में रह रहा हूँ। सारे मोटिव्स तेरे पास ही हैं अरुण को मारने के लिए, और कोई नहीं मारना चाहता था उसे? है सर। कौन? अरुण की बीवी शीतल। क्या? हाँ सर। वो अरुण को क्यों मारना चाहेगी? सर, अरुण ने मुझे खुद बताया था, जब भी वो अपनी पत्नी के करीब जाता था वो इसकी बेइज्जती करती थी, कहती थी बदबू आ रही है। सर, यहाँ तक कि वो उल्टी भी कर देती थी। सर, विमल ने शीतल के बारे में जो कुछ भी कहा, शीतल ने या अरुण की माँ ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताया हमें। एक पत्नी अपने पति को इसलिए मार देती है क्योंकि उससे बदबू आती है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जरूर कोई और वजह है जो घर वाले भी हमसे छुपा रहे हैं। ये शीतल अखिल के रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता चला? इसे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे
और तुम्हें जो भी जरूरत पड़े मुझे बोलना, मैं बाजार से तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। तब तक तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। पर कब तक? जब तक तुम्हारा बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता। मेरे बच्चे स्कूल की ट्रिप के लिए गए थे। पता चला अरुण जिस दिन घर से गायब हुए थे उस दिन उन्होंने वहां जाकर बच्चों को बीच ट्रिप से वापस ले आए। ना अरुण घर वापस आए और ना ही बच्चे वापस आए सर। तो उसके बाद अरुण की लाश मिली। और कुछ? सर रजिस्टर्ड पोस्ट से आज ये दादा का लेटर है। मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी आत्महत्या के लिए मेरी पत्नी शीतल जिम्मेदार। शीतल की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरा सुख चैन खत्म हो गया। आप पति पत्नी के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? आखिर अरुण ने ऐसा क्यों लिखा है कि उसने आपकी वजह से आत्महत्या की? सर मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ आप लोग मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाइए सर। अरुण घर से निकला, फिर उसने बच्चों को पिकअप किया और उसकी लाश फिर कुएं के पास मिली। कहीं बच्चे वही तो नहीं? प्लीज, हम आपका दुख समझते हैं कि हमें अपनी कार्रवाई करनी होगी। प्लीज पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा दो। सर हाँ बोलो। क्या? भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए। भाभी दरवाजा खोलो बेटा। सर भाभी ने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। देखिए दरवाजा खोलिए प्लीज। दरवाजा खोलो। कौविक सब शीतल की हालत देख के ही पता चलता था कि उस पे क्या बीत रही होगी। उसने बचपन में माँ बाप और अब पति और बच्चे खोए थे। करीबी लोगों की मौत का साया उस पे मंडराता रहा। वो जिस सदमे से गुजर रही थी उसे सहना सबके बस की बात नहीं थी। पर कठिनाई और हादसे में तपी शीतल जैसी महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो पुलिस भी समझ गई कि कुछ और भी राज हैं जो शीतल को जिंदगी से मौत की कगार तक ले आए हैं। वो ऐसे कौन से राज थे जिनके खुल जाने से सबको सदमा लगने वाला था? ऐसी कौन सी बात सामने आने वाली थी जिससे तहकीकात की दशा और दिशा बदलने वाली थी? अब हाँ सर, घर की तलाशी लेनी है। जी प्लीज। विनोद चेक करो। सर अंदर अरुण के कमरे के कबर्ड से ही मिला। ये देखिए। अरुण और शीतल के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? नहीं पता। इस बोतल में ऐसा क्या खास है जो इस तरह से पैक करके रखा हुआ है? सर वो दादा के बाल झड़ रहे थे ना, तो वो डॉक्टर के पास से ये तेल ले आए थे और भाभी को इसकी स्मेल पसंद नहीं थी तो इसलिए शायद ऐसे पैक करके रखा होगा। और हाँ सर, दादा स्टैंड अप भी करते थे तो अपने लुक्स को लेके वो बहुत सतर्क रहते थे। इस तेल के अलावा कोई और प्रॉब्लम थी शीतल को अरुण से? हमें नहीं पता साहब। ठीक है, इसे हम साथ में लेके जाएं। हाँ जी सर। देखिए अब तो बता दीजिए असल में मसला क्या है? आप दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था? ये तेल हमें आप अपने पति से नफरत क्यों करती थी? आपने उनके सर पे बोतल फोड़ दी थी, क्या वजह थी? पता नहीं। देखिए शीतल जी, हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ऑल। आप डिटेल में बताइए हमें उस रात को क्या हुआ था, वजह हम पता कर लेंगे। देखिए अगर आप हमें नहीं बताएंगी तो आपके पति की मौत का इल्जाम आप पर आ जाएगा। आपके 2 बच्चों की मौत की जिम्मेदार भी आप ही ठहराई जाएंगे। क्या आप ये चाहती हैं? हम लोगों के बीच में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। पति पत्नी, 2 बच्चे, देवर, सासू माँ। फिर एक दिन अरुण ने स्टैंड अप कॉमेडी का प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। वो अपने लुक को लेकर बहुत कॉन्शियस होने लगा, बहुत महंगे महंगे कॉस्मेटिक खरीदने लगे, घर का बजट बिगड़ने लगा। फिर भी मैंने मैनेज कर लिया। प्रोग्राम के चक्कर में वो रात रात भर
घर से बाहर रहते थे। कभी कभी तो एक एक हफ्ते घर नहीं लौटते थे वो। एक दिन मुझे जैस्मिन के बारे में पता चला। मैं बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन उन्होंने उसके साथ वो रिश्ता खत्म कर दिया। थोड़ी अनबन हुई हमारे साथ। फिर एक दिन वो बाल बड़ा करने का कोई तेल लेकर आए। अरुण, कितनी बदबू आ रही है, मत लगाइए ये तेल। मेडिसिन है शीतल, देखना जहाँ जहाँ से मेरे बाल झड़ गए ना, सारे के सारे वापस आ जाएंगे। प्लीज मत लगाओ, बहुत गंदी बदबू आ रही है। शीतल, सो गई क्या? हे शीतल, शीतल क्या हुआ? अरे ये क्या किया तुमने? अरुण, आई एम सॉरी। वो बाय मिस्टेक से मैंने सर पे। आई एम रियली सॉरी अरुण, मुझे माफ कर दो। शीतल, आखिर तुम्हें हो क्या गया था? हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी। तुमने अपना आपा खो दिया। सच बताओ क्या बात है? बोलो। कहीं तुम मुझे गलत ना समझ लो। शीतल, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। देखो, तुम्हारे मन में जो डर है, जो तकलीफ है, उसे बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्लीज बोलो क्या बात है? मैं 13 साल की उम्र में ही मां बन गई थी। कब क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मैं तो बहुत छोटी थी। दीदी ने मुझे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। फिर दीदी ने मुझे ये भी बताया कि किसी ने मेरे जूस में कुछ मिलाया था। फिर बेहोश होने के बाद अरुण, आज आपने हौसला दिया तो अरुण, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा साथ देंगे। अरुण, एक तो कच्ची उम्र में ऐसी पीड़ा के साथ जी रही थी। 13 साल का शरीर डिलीवरी का सदमा नहीं झेल पाया, इसलिए डिलीवरी होते ही मेरा बच्चा मर गया। आपने रेप की कंप्लेन लिखवाई थी? नहीं। क्यों? मैं बहुत छोटी थी। मुझे ये याद ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये बार बार कौन कर रहा था। हमेशा मैं नींद में हूं यही लगता था। मुझे बस ये याद है कि ये जो कुछ भी हो रहा था मेरी दीदी सोनल के घर में हो रहा था। ये सब की बात थी, इसलिए दीदी ने केस रफा दफा कर दिया और मैं भी कुछ नहीं कर पाई। आपकी बहन सोनल, वो अब कहाँ रहती है? सोनल दीदी और जिया जी का 10 साल पहले कार एक्सीडेंट में मौत हुई। आपके साथ जिस घर में वो हादसा हुआ था, आपको उसका एड्रेस याद है? डिटेल में तो नहीं पता, पर बनाटी में एक गार्डन है, उसके सामने विश्वास डेयरी के बाजू में ब्राउन कलर का वो ऐसा आर्क बंगला है। उसी में दीदी और जिया जी रहते हैं और उनके बगल में चैटर्जी और मित्तल जी, वो भी वहीं रहते हैं, दीदी के घर में। शीतल की कहानी सुन के
ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बचपन में शीतल पे हुए टॉर्चर की बात सुन के अरुण ने उन लोगों को ढूंढ निकालने की कोशिश की होगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने मिलकर अरुण को मार दिया होगा। या सर ऐसा भी तो हो सकता है शीतल खुद को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी रच रही हो। शीतल को उस तेल से प्रॉब्लम हो सकता है कि वो तेल की स्मेल उसके अतीत के किसी हादसे से जुड़ी हुई है। क्या है कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो दिमाग में घर कर जाता है, इंसानों ने याद करके भी याद नहीं करना चाहता, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो दोबारा से वो हादसों को ट्रिगर करता है और दिमाग के बंद दरवाजे दोबारा से खुल जाते हैं और फिर इंसान ऐसे रिएक्ट करता है जिस तरह से शीतल ने रिएक्ट किया अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन अगर शीतल झूठ बोल रही तो उसने कमाल की कहानी रची है और अपने ही हस्बैंड और बच्चों को मार दिया। वो ऐसा करेगी क्यों? एक काम करते हैं, शीतल ने जो पुराना एड्रेस दिया है ना अपना, वहां चल के पूछताछ करते हैं, देखते हैं क्या क्लू मिलता है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ ओके सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, बच्चों की बॉडीज में सेडेटिव्स मिले हैं। इसका मतलब नींद की गोलियां देकर बच्चों को मारा गया है। सोनी, 10 साल पहले जो हुआ उसे भूल जाओ। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है, तुम इससे शादी कर लो, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अरे ज़्यादा सोचो मत, मैंने हाँ कह दी है, बस 15 दिन में शादी होने वाली है। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत तैयारियां करनी है। दादा বলছিলাম मैं विश्वास डेयरीটা কোথায়? विश्वास डेयरी सर, यहाँ तो कोई विश्वास डेयरी नहीं। हाँ, गिरधर डेयरी है आगे। आप यहाँ कब से रहते? सर मैं तो पैदा ही हुआ था। अच्छा, 27 साल पहले यहाँ कोई विश्वास डेयरी हुआ करती थी? नहीं। अच्छा, এখানে একটা বাগান ছিল, एक गार्डन, एक बगीचा टाइप, ऐसा कुछ? क्या मजाक कर रहे हो साहब? हमारे इस पूरे एरिया के अंदर ना कोई बागान था और ना है। एक आर्ट शेप का ब्राउन कलर का बंगलो हुआ करता था, कुछ याद है? साहब हमारे पूरे एरिया के अंदर सिर्फ अपार्टमेंट्स हैं, बंगलो तो नहीं है। और मित्तल और चैटर्जी साहब का घर? चटर्जी तो सर बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे, और पर वो सब अपार्टमेंट्स में रहते हैं। और मित्तल तो शायद कोई नहीं ना अपने एरिया में। नहीं सर। ठीक है सर। आपने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी गलत है। ना ही कोई पार्क है वहां पर, ना ही कोई विश्वास डेयरी, और ना ही कोई ब्राउन कलर का बंगलो है वहां पर, ना ही कोई चैटर्जी रहते हैं वहां पर, और ना ही कोई मित्तल परिवार। आपने हमसे झूठ क्यों कहा? क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं? 27 साल पुरानी बात है सर, तब मैं बहुत छोटी थी, जितना याद था बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। सर, ये औरत सिर्फ घुमा फिरा के बात कर रही है, देख लीजिएगा फिर से कोई नाटक करेगी। इसकी सास से पता करो इसका रिश्ता किसके जरिए आया था, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। गिरीश जी, कुछ तो याद होगा आपको। शीतल की बहन और मैं हम साथ में काम करते थे। शीतल की बहन की और मेरी कभी ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन एक दिन अचानक वो जॉब छोड़कर चली गई थी। उसके कई सालों के बाद वो मुझे एक दुकान में मिली थी, तब मेरी उससे कुछ बात हुई थी। तब उसने बताया कि वो शीतल की शादी करने वाली है। मैंने भी उसको बताया कि मेरी नज़र में कुछ लड़के हैं, उनमें से एक लड़के अरुण के साथ उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। ये शीतल और उसके पति, ये दोनों कहाँ रहते थे? ये दोनों अग्रपाड़ा में रहते थे। इस वजह से इनके ससुर ने यह घर खरीदा था। वो तो अब नहीं रहे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके ससुर ने किससे घर खरीदा था। क्या हम घर अंदर से देख सकते हैं प्लीज? जी, हम उससे बात करके गए थे, आप देख सकते हो। थैंक यू। याद आ रहा है घर देख के? हाँ, मैं यहाँ 5 साल रही हूँ। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैं घर पर ही रहती थी। अब याद आए।
उस दिन मेरे दीदी और जिया जी की एनिवर्सरी थी। अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई शीतल के साथ बचपन में वो अत्याचार हुआ है। सर सिर्फ शीतल के रोने धोने की वजह से हम उसकी बातों पे यकीन कर ले या उसको बेकसूर मान ले, मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रेप हुआ था, और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि उसकी दीदी और जीजा इसी घर में रहते थे। ठीक है, आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं उस पुराने हादसे के बारे में, देखते हैं क्या निकल के आता है। मैम 27 साल पहले यहाँ पास में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और 10-12 साल की एक बच्ची थी उनकी। कुछ याद है आपको उनके साथ क्या हुआ, कहाँ गए वो लोग? 27 साल पहले? जी। सोनल और प्रताप? जी, सोनल और साथ में उसकी बहन शीतल। शीतल नहीं, सोनी नाम था उसका। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। फिर पता नहीं अचानक एक दिन तीनों घर बार छोड़ के कहीं चले गए। पता नहीं क्या हुआ था। कोई कहता है सोनी बीमार थी, कोई कहता है सोनी की कोई और समस्या थी। मैंने डॉक्टर बासु को पूछा भी था। डॉक्टर बासु? हाँ, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। हमारे फैमिली डॉक्टर है। सर, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। जी हाँ। सोनल और प्रताप के पुराने सामान में से ये फोटो एल्बम मिला। फोटोज को अच्छी तरह से चेक करो। 27 साल पुरानी बात है, मतलब 1993। हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। और सोनल और प्रताप के सोशल अकाउंट्स भी चेक करें। राइट सर। सूरज यहीं पर रहता है? सूरज यहीं पे था, लेकिन वो भाग के चला गया है घर से। मिल नहीं रहा है वो, हम ढूंढ रहे हैं उसे। सर, हम इस केस को क्रैक करने की कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इतना अच्छा क्लू था, वो भी हाथ से निकल गया। अब क्या करें? इस केस के सिलसिले में जितने भी पुराने सबूत हैं, जैसे पुराने लेटर्स, पुराने फोटोग्राफ्स, पुराने बिल्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना शीतल को दिखाता है। फिर पता चलेगा कि वो विक्टिम है या फिर कातिल। सर, ये रोनित है, आपके जीजा प्रताप के ऑफिस कलीग हुआ करते थे। ये श्रीनाथ है, आपके दीदी के घर के पड़ोसी हुआ करते थे। अक्सर आपके घर पे आते थे जाते थे। जब आप छोटी हुआ करती थी और आपके घर में कोई नहीं हुआ करता था, तो आपके घर वाले आपको इसी के घर पे छोड़ के जाया करते थे। और ये जो ग्रुप फोटो है, ये उस घर में आपकी दीदी की लास्ट एनिवर्सरी की फोटो है। इसके बाद हमें ऐसी फोटो नहीं मिली, मतलब शायद उसके बाद से आपके दीदी और जीजा ने अपने आप को बाकी की दुनिया से कट ऑफ कर लिया था। ऐसा क्या था इस फोटोग्राफ के अंदर जिसे देखकर शीतल ने इस तरह से रिएक्ट किया? सर, स्केच आर्टिस्ट। हाँ, ये फोटो देख रहे हैं? ये फोटो 27 साल पुरानी है। इस फोटो में जितने भी लोग हैं 27 साल के बाद कैसे दिखेंगे, उसका एक स्केच चाहिए, अपने मुताबिक बना के लेंगे। इन सारे स्केचेस को आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवा दी? जी सर, और हमारी एक टीम इन सारे स्केचेस को सबको दिखा के पूछताछ भी कर रही है। सर, इस फोटो में 2 लोगों की मौत हो गई है। और ये बाकी 3? सर, इनके भी डिटेल्स मिले हैं। ये तीनों प्रताप के दोस्त हुआ करते थे, अक्सर प्रताप के घर जाते थे। 3 में से 2 तो प्रताप के दूर के भाई हैं और एक दोस्त। स्टेज तो सेट, बस सूत्रधार को ढूंढने की जरूरत है। लेकिन सर, ये सूत्रधार है कौन? आप लोग सोनल और प्रताप को जानते थे? हाँ, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। वैसे प्रताप हमारे दूर के भाई थे, लेकिन दोस्त करीबी थे। आप? शीतल,
इनमें से किसी को पहचानती हो? किसी की शक्ल याद है तुम्हें? नहीं सर, इनमें से किसी की भी शक्ल मुझे याद नहीं है। ये किस बात की तहकीकात हो रही है? कौन है ये मैडम? जी ये शीतल है, सोनल की छोटी बहन, उन्हीं के साथ रहती थी। ओ शीतल, हाउ आर यू? कैसी हो? पहचाना? मैं अविनाश। चलो भाई निकलेंगे अब। जी जी आप लोग जाइए। हाँ। एक मिनट प्लीज वापस आइए, एक मिनट। इस बॉक्स में कुछ कॉस्मेटिक्स है। जो भी कॉस्मेटिक्स आप लोग डेली यूज करते हैं उन्हें चूज कर लीजिए। तुम हो ना जिसने मेरे साथ गलत किया, एक बच्ची के साथ गलत किया, ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरी इज्जत लूटी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। संभालो, 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 लेके जाओ, लेके जाओ। क्या बकवास है ये? कुछ भी अनाप बोले जा रही है। लगता है इसका माथा फिर गया और साथ में पुलिस भी बावली हो गई है। ना कोई सबूत ना गवाह। अरे वाह 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 वाह, 27 साल पहले की मनगढ़ंत कहानी गढ़ करके तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। मनगढ़ंत कहानी है या सच, वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन तकलीफ से अगर बचना चाहता है ना तो अभी सच बता दो। 13 साल की शीतल को तुमने क्या क्या किया था? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कभी किसी पर कोई अत्याचार नहीं किया। बिना किसी सबूत के आप कोई आरोप नहीं लगा सकते। मैं जा रहा हूं। रुकिए, जब तक का डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता ना आपका, आप कहीं नहीं जा सकते। कर लो डीएनए टेस्ट। मैच किससे करोगे? ये सूरज, जब शीतल 13 साल की थी उसका एक बच्चा पैदा हुआ था। वो मरा नहीं था, जिंदा है। वही ये बच्चा है। अब जब तक डीएनए टेस्ट नहीं आ जाता, यहीं पर रुको। तुम्हारा डीएनए और सूरज का डीएनए मैच करता है। अब सीधे से सच बोलेगा या मार खा के बोलेगा? बोल। बताता हूं। ये हैप्पी एनिवर्सरी। जूस। इसलिए मुझे जब भी मौका मिला तो सोहम के साथ मिलकर शीतल से प्यार किया। अविनाश ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब तुम दोनों बताओ, 13 साल की शीतल के साथ तुम दोनों ने क्या क्या किया था? सर इस बात को 27 साल हो गए। अब इतने सालों बाद एक गलती को लेकर अब क्यों बवाल कर रहे हो? 27 साल पहले जो तुम लोगों ने गलती की थी उसका बोझ शीतल आज तक उठा रही है। बचपन में मेरे साथ हुए अत्याचार से मेरे मन में एक हमेशा के लिए दर्द बना रहा, एक कमजोर पल था जब अपने आप पर बीती हुई बात मैंने अपने पति से कही। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पाप किया है शीतल तुमने, धोखा दिया है मुझे। जरूर तुम्हारे ही चाल चलन में कोई खोट रही होगी, तभी तो उन लोगों ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला। मेरा ही नसीब खराब था जो तुम जैसी बच्चलन औरत से मेरी शादी हुई। अरुण, मैंने कहा ना, मैं दूर हटो मुझसे। अरुण, अपने पति पर भरोसा करके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द मैंने उनके साथ शेयर किया। मैंने सोचा वो मुझे सहारा देंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, पर वो तो मुझसे नफरत करने लगे, मुझ पर शक करने लगे, और तो और
हमारे बच्चे उनके नहीं किसी और के हैं ये समझकर उन्होंने बच्चों को भी मार दिया। अगर अरुण का मुझ पर विश्वास होता तो न वो बच्चों को मारते और न खुद आत्महत्या करते। वो ये एक इम्पॉसिबल केस था जो शायद कभी सॉल्व ना होता। 27 साल पहले हुए एक भयंकर अपराध को पुलिस ने बिना किसी एफआईआर, बिना किसी पुख्ता सबूत, बिना किसी चश्मदीद गवाह के उजागर किया। उन अपराधियों को पकड़ा और कोर्ट से उन्हें सजा भी दी गई। हम अक्सर कहते हैं कि अगर आपके साथ क्राइम हुआ है तो ओपन अप, उसके बारे में खुल के बात करो, न्याय मांगो। पर ओपन अप होना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे समाज में कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। तभी तो लगभग 99% रेप केसेस रिपोर्ट नहीं होते। ताज्जुब हुआ ना? पर यही सच्चाई है। इसे बदलना हो तो हमें वैसा माहौल बनाना पड़ेगा। औरत की पीड़ा सुनने और समझने की हिम्मत रखनी होगी। तभी औरत अपनी आप बीती के बारे में खुल के बात भी करेगी और न्याय भी मांगेगी। इसी सीख के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, जस्टिस रीलोडेड। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।